हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा लिटरेचर का क्लास 10th क्लास का जो चल रहा है शेड्यूल पर ही है। ठीक है, आज हम पोएट्री करेंगे। आज हम एक पोयम पर बात करेंगे। पहले ही चैप्टर का पोयम है आपका। जो प्रीवियस आपका लेक्चर था वो था आपका ये लेटर टू गॉड के ऊपर। ठीक है, अभी जो हम करेंगे डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, यानी कि उस पोयम स्टैंजा को हम समझेंगे, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके स्क्रीन पे मिलेगा। आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और जो की वर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप जब आप बुक उठाएंगे उसके अंदर तो आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको कुछ कीवर्ड्स क्या मिलेगा। सबसे पहले पोयम का नाम लिखता हूँ, डस्ट ऑफ स्नो। पोयम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक फेमस पोएट है ये। डस्ट ऑफ स्नो को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मैं बात करूं तो इनका जन्म 1874 में हुआ था। कब हुआ था इनका बर्थ? 1874 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, और इनका डेथ हुआ था इनका 1963 में। ठीक है, बर्थ हुआ था 1874 और डेथ का डेट है आपका 1963 में। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वैसे तो ये एक अमेरिकन पोएट है। ठीक है, लेकिन इनका काम, इनका जो भी आर्ट्स है या जिनका इनका जितने भी पोएट्री है या वर्क है, ये सारा का सारा फेमस हुआ है आपका यूरोप में, यानी कि स्पेशली इंग्लैंड में। ठीक है, इनका जहां बर्थ हुआ था जो स्टार्टिंग में यानी अमेरिका में, वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था इनका जन्म, लेकिन फेमस हुए ये इंग्लैंड में। ठीक है, लेकिन जो इनका आर्ट है, जो काम है, जो एक पैटर्न लिखने का है, वो आपका अमेरिकन पॉइंट वाला ही नजर आएगा उसके अंदर, इनका इमेज। सो दैट्स व्हाई वी कॉल हिम एन अमेरिकन पॉइंट। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स आएंगे, वो हम जान लेते हैं। कीवर्ड्स क्या आएगा? एक इसके अंदर डस्ट है। ठीक है, फिर आपका हेमलॉक। ठीक है, डस्ट है, हेमलॉक है, और भी आएगा आपका, फिर स्नो है, और पोयम का लास्ट में ये वर्ड है र्यूड। ये तीनों के तीनों नाउन है, ये ध्यान रखना आप। नाउन। ठीक है, ये आपका नाउन नहीं है, ये एज अ वर्ब यूज किया हुआ है। ये मेन है आपका RUED। डस्ट, डस्ट क्या होता है? कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स होता है, किसी भी चीज का पार्टिकल्स हो सकता है आपका। ठीक है, स्नो क्या होता है? स्नो को आप कह सकते हो एक फ्रोजन वाटर, यानी जमी हुई पानी, यानी बर्फ। ठीक है, जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है फ्रोजन वाटर। तो फ्रोजन वाटर की डस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। कोई यहाँ पर धूल वगैरह मिट्टी की बात नहीं की जा रही है। जिस डस्ट की बात की जा रही है, जिस स्मॉल पार्टिकल्स की बात की जा रही है, या सब्सटेंसेस की बात की जा रही है, वो आपका डस्ट, जो कि है फ्रोजन वाटर, यानी कि स्नो की बात की जा रही है, बर्फ की बात की जा रही है। तो स्नो का मतलब आप फ्रोजन वाटर यानी बर्फ, और डस्ट का मतलब इसके डस्ट यानी कि पार्टिकल्स, सब्सटेंसेस। हेमलॉक एक ट्री है, हेमलॉक एक पेड़ है। ठीक है, ये इस ट्री को कहा जाता है कि एक पॉइजनस ट्री है। क्या ये ट्री पॉइजनस है, यानी कि जहरीली ट्री है। आमतौर पर ये यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, बाकी जगहों पे यूरोप के मुकाबले कम पाया जाता है। ठीक है, इस रूड का मतलब क्या होता है? सोरो, या फिर आप कह सकते हो रिपेंटेंट, रिपेंटेंस, सोरो, रिपेंटेंस। ये कुछ कीवर्ड्स जो आने वाले आपके बुक में नजर आएंगे, तो मैंने इसे आपको पहले ही बता दिया। डस्ट यानी धूल, यानी बर्फ के डस्ट। हेमलॉक एक पेड़ है, जहरीला पेड़ है। यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस
क्रिएट कर रहा है। स्नो यानी कि आइस, फ्रोजन वाटर, और र्यूज का मतलब एक दुख, एक पछतावा। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स थे। अब आगे का जो इसका इंट्रोडक्शन है, पोएट के पोएम का जो इंट्रोडक्शन है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। स्क्रीन पे आपके सामने स्टैंजा है, और वो स्टैंजा क्या है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। ठीक है, इस पूरे पोएम में 2 स्टैंजास है ओनली, डस्ट ऑफ स्नो। पढ़ता हूं मैं। द वे अ क्रॉ शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। इतना सही पोयम है, इसके अंदर 2 स्टेंजा है। ठीक है, और एक ऐसा पोयम है जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, मैक्सिमम एवरी ईयर तो आता है किसी न किसी एग्जाम में, चाहे आपका सेमेस्टिक एग्जाम में हो तो फाइनल ईयर में हो, मैक्सिमम चांसेस है 95% है कि आता है ये। ठीक है, दोबारा से रीड करते इसे। द वे अ क्रॉस शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसका मीनिंग क्या होता है? यहां पर एक कौवे की बात की जा रही है जो सिंबलाइज करता है, यहां पर एक क्रॉ की बात की जा रही है। स्टेंजा में बोला जाता है कि इट इज अ वेरी डल ग्लूमी डे। अगर हम इसे समराइज करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक डल और ग्लूमी डे है। ठीक है ना, रिप्रेजेंटिंग डार्कनेस। और ग्लूमी डे, जो दिन अच्छा ना जाए, वो कहीं ना कहीं डार्कनेस को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो ठीक ना हो, अंधकार कह सकते हैं आप इसे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट टॉक्स अबाउट अ क्रॉ दैट शुक डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री ऑन हिम। यहाँ पर एक काले कौवे की बात की जाती है, कौवा काला ही होता है। एक क्रॉ की बात की जाती है जो आता है और उस हेमलॉक ट्री पे बैठ जाता है। ठीक है ना, हेमलॉक ट्री पर सिट ऑन होने के बाद वह जब वो मूवमेंट करता है, क्रो जब मूवमेंट करता है तो थोड़े से पेड़ की कुछ टहनियां भी मूवमेंट होगी। ठीक है ना, तो जिसे टहनियों को ब्रांचेस बोलते हैं। तो उस मूवमेंट से जो पेड़ के ऊपर जो स्नोज के कवर होते हैं, जो पेड़ के ऊपर स्नोज के कवर होते हैं या ढके हुए होते हैं आइस से, वो सारा का सारा सब्सटेंसेस जो है आपके, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहां खड़े होते हैं उनके ऊपर गिर जाता है। ठीक है, The crow is generally considered a symbol of darkness and bad omen। ओमेन यहाँ पर एक बैड चीजों के लिए बोला जाता है, एक बैड सिंबलाइज है यहाँ पर ओमेन। बता देता हूं मैं, बैड, जो बैड सिंबलाइज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बैड ओमेन। एंड द हेमलॉक ट्री टू, यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जो क्रो है और साथ ही साथ हेमलॉक ट्री, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया हुआ था बोर्ड पर, कि दोनों के दोनों बैड सिंबल है। क्रो जैसे कि कौवे का अशुभ माना जाता है, और हेमलॉक ट्री पॉइजनस होने की वजह से ये भी एक तरीके से अशुभ हो गया, एक नेगेटिविटी यहाँ पर दिखाता है। तो ये दोनों की दोनों चीजें यहाँ पर ठीक नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट फॉर बैड। और ये दोनों के दोनों चीजें कहीं ना कहीं बुरी चीजों को बताता है, बुरी चीजों पर, यानी कि बैड चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब मैं आगे बढ़ता हूं, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dreamed। ये जो पोयम है when the soft, इस पोयम का समरी क्या होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। When the soft and cold snow falls on the poet, the mood is changed from the state of sadness to happiness। The mood is changed, ये प्रेजेंट टेंस में सारा का सारा समरी मैंने लिखा हुआ है, और ये आपका द मूड इज चेंज पैसिव फॉर्म है। ठीक है, गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। तो सॉफ्ट और कोल्ड स्नो होती है पेड़ के ऊपर। ठीक है, और आइस के जो बुरादे होते हैं, जिसको सब्सटेंसेस पार्टिकल बोला जाता है, वो सॉफ्ट ही होते हैं, तो वो पेड़ के ऊपर होते हैं। तो जब वो गिरता है तो एक अजीब सी एक इंसिडेंट कहा गया है, उस चीज को पोयम में इंसिडेंट कहा गया है। यानी कि अब देखिए कि आगे क्या टर्निंग पॉइंट होगी इस चीज में। इज चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस, ये वो बात है। जैसे ही आइस गिरता है उसके ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, तो जो वो सोच रहा होता है या फिर बुरी चीजें सोच रहा होता है, वो अचानक से कन्वर्ट हो जाता है अच्छी चीजों में, सैडनेस से हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। ठीक है ना,
ही फील्स रिफ्रेश्ड एंड पीसफुल। इसका रीजन क्या है कि आइस जो है कहीं ना कहीं रिफ्रेश हमको करता है। जब हम आइस को टच करते हैं, जब बर्फ को हम टच करते हैं, तो एक रिफ्रेश हमारे मूड को अच्छा वो कर देता है। तो ये रीजन हो सकता है। तो इस वजह से ही फील्स, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट फील्स रिफ्रेश्ड एंड पीसफुल। वो रिफ्रेश, अपने आप को ताजा महसूस करते हैं और एक पीसफुल महसूस करते हैं। ठीक है, ये पोयम है आपका, इसका स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन है। आगे देखिए इसके अंदर, और ये जो इंसिडेंट होता है, दिस इंसिडेंट हेल्प्स हिम फॉर गेटिंग हैप्पी फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे। और ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं ठीक कर देता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मूड को, या कहिए कि जो बाकी दिन का कुछ जो आवर्स या टाइम जो आगे खराब होने वाला होता है वो भी बच जाता है, क्योंकि वो अब वो चीज, बाकी चीजों से वो पछता नहीं रहे, उनका मूड चेंज हो चुका होता है। ठीक है, इट सेव्स हिज रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग ruined। और ये जो इंसिडेंट है कहीं ना कहीं आगे कहीं ना कहीं उस दिन का जो पार्ट्स और खराब होने वाला होता है, उस चीज को वेस्ट होने से, रिग्रेट होने से, वेस्ट होने से, रीड होने से बचा लिया जाता है, क्योंकि अब वो रिफ्रेश हो गए, अब उनका मन शांत है, तो अच्छे काम भी वो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रीजन था वहां, यहाँ पर पोयम का बेसिकली कहना ही है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि मैं आपको इस पोयम के अंदर सेंट्रल थीम भी बताऊंगा, या आप कह सकते हैं थीम या फिर सेंट्रल आइडिया। इसके अंदर बेसिकली वो क्या चीज है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं या फिर पोएट रिप्रेजेंट करता है। तो वो स्क्रीन पे आप देखिए, इसके अंदर आपका जो थीम है या फिर सेंट्रल आइडिया है, तो ये दो तीन चीजें हैं मेन जो लगता है इस पोयम से। सबसे पहले क्या है कि स्मॉल थिंग कैन चेंज वंस लाइफ। एक छोटी सी चीज भी इंसान का या किसी व्यक्ति का या पर्सन का लाइफ बदल सकता है। जैसे कि आपका स्नो हो गया, ठीक है, तो उसने जब वो जैसे ही वह गिरता है उसके ऊपर, तो उसका मूड चेंज हो जाता है, वो रिफ्रेश्ड हो जाता है, वो बुरी चीजें नहीं सोचता है, जो दुख में था, वो शोरों में था, वो सारी चीजें गायब हो चुकी होती है। तो एक छोटी सी चीज भी बदल सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम जो बैड सिंबलाइज किया हुआ है क्रो का या फिर आपका हेमलॉक ट्री का, जो नेगेटिविटी शो करता है, बैड सिंबल्स है, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम मानते हैं कि वो चीज बुरे है, बट बुरा है, हम बस मानते हैं उसे, लेकिन वो चीज यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए कहीं ना कहीं वो एक अच्छा साबित हो रहा है। कैसे? जैसे ही मूवमेंट होती है क्रो में, तो फिर जो पेड़ के ऊपर स्नो है उसमें भी मूवमेंट होती है और वो गिर जाता है। तो मूड चेंज होने का जो बेसिकली जो फंडा है, या जिस वजह से, जिस रीजन से हुआ, वो हेमलॉक ट्री, स्नो और क्रो का यहाँ पर इंपॉर्टेंस रोल है। तो ये है यहाँ पर छोटी सी चीज भी, चाहे क्रो को माने या स्नो को माने, पेड़ को, छोटी सी चीज भी किसी भी चीज को आप चेंज कर सकते हैं, किसी पर्सन के लाइफ बदल सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर थीम ये है, नेचर एंड एनिमल्स ऑल्सो हैड पीपल, हील पीपल। ये मैं आपको पहले ही बता दिया कि नेचर, हील का मतलब यहाँ पर ये है भरना, हील का मतलब भरना। जैसे कि कोई सैड है, वो चीज वो हील कर दिया, यानी कि ठीक हो गया वो। ठीक है, तो नेचर और एनिमल, नेचर यानी कि स्नो नेचर में आ जाएगा, पेड़ भी नेचर में आ जाएगा, एनिमल क्रो, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो ये सारी चीजें भी किसी भी इंसान का मूड ठीक कर सकता है। ये इस पोयम में बेसिकली थीम है, सेंट्रल आइडिया भी जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे एक और चीज अगर मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूं, तो इसमें लिखा हुआ है कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, समटाइम्स ऑल दोज बिकम सिग्निफिकेंट। अब ये जो सारी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि समटाइम्स ऑल दोज बिकम सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट? इसका मीनिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का बेसिक ये है कि जो छोटी छोटी चीजें भी होती है, वो एक टाइम पे उस जगह पर वो बड़ा हो जाता है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। कहने का मतलब ये है, वो उस जगह पे या सिचुएशन के अकॉर्डिंग बड़ा हो जाता है। जैसे हेमलॉक ट्री या स्नो या क्रो, पोएट के लिए वो सारी की सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करती है वहां पे। ठीक है, सो ये था पोयम आपका द डस्ट ऑफ स्नो। इस पोयम को आप दोबारा से रिवर्स करके आप देखिए बाद में, ठीक है, पूरा क्लास होने के बाद, और नोट्स भी बना ले। ये आपका जो मैंने आप स्क्रीन के ऊपर जो सारे स्लाइड्स देख रहे थे, वो आप एज अ समरी भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, हालांकि क्वेश्चन आंसर और समरी में ऑलरेडी पीडीएफ की बात कर चुका हूं, जो अलग से देने वाला हूं। ठीक है,
ये 10th क्लास का है। जो वैसे भी बच्चे देख रहे हैं या जो आपके जो फ्रेंड्स है 12th क्लास में, तो आज ही 7 बजे का बैच स्टार्ट होगा, करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें 12th क्लास के लिए रहेगा, ठीक है। सो कीप वॉचिंग और अपने आप को ये सारी चीजें लेकर बैठिए और उस पर प्रैक्टिस करते रहिए साथ ही साथ। कोई कुछ बड़ा चीज नहीं है, काफी इजी सारी चीजें होने वाली है। ओके, सो बाय, टेक केयर।